हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और हम यहाँ पे आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का पूरे पेपर का हल। जी हाँ, ये मॉडल पेपर एकदम तगड़ा वाला बेटा तैयार कर लीजिएगा। बाकी हम आपको पूरा सिलेबस करा ही रहे हैं। एक मेरी तरफ से गिफ्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो कि सच में एफर्ट नहीं कर पाते। लमसम अगर आप अनसॉल्व पेपर खरीदने जाएंगे तो 400 से 500 रुपए की पढ़ने वाली हैं। अब आप चाहे 10वीं को हो, 12वीं को हो, विज्ञान है सब्जेक्ट, कला वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बेटा मैंने फ्री में दे दी है पूरी किताब ही। जी हाँ, मैं और यूथ कंपटीशन टाइम्स आप मिलकर आपको अनसॉल्व पेपर बिल्कुल आपको फ्री में किताब प्रोवाइड की गई है। सर कहाँ से की गई, कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बेटा आ जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। कहाँ पे आ जाएंगे, आप आ जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। आप लोग इंस्टाग्राम डाउनलोड किए हैं ना। सर इंस्टाग्राम कौन नहीं डाउनलोड करता। तो गूगल प्ले स्टोर पर यस के स्टडी क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। सर्च करके यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अपना फोन नंबर डालेंगे, रजिस्टर करेंगे। आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आएगा। ये कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, सारे नोट्स पीडीएफ रहते हैं, एनसीईआरटी बुक, यहाँ पे अनसॉल्व पेपर का ऑप्शन दिखेगा। अनसॉल्व पेपर पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा क्लास 12 अनसॉल्व पेपर बुक, क्लास 10 अनसॉल्व पेपर बुक। आप जो भी हैं जाके बेटा डाउनलोड कर लीजिए। आपको फ्री में दिया गया है पूरे यूट्यूब पे, कोई किताब बेटा फ्री में नहीं देगा, लेकिन यस के मिश्री आपको दे रहा है बेटा। सो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करिएगा। 1 सितंबर से शुरू है बेटा महाभारत बैच। फंसने वाले गेस्ट पेपर सेट पढ़ाएंगे, एकदम तगड़े वाले माइंड मैप नोट्स 1 शॉट डिवीजन सब कुछ मिलने वाला। तो 1 सितंबर से मात्र 101 रुपए में। तो जो बच्चे चाहते सर हम पास हो जाए तो महाभारत बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ पर बेटा हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो बेटा अपना गेस्ट पेपर है उसको फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। आपका बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ये आपका पेपर कोड होता है, इस प्रकार से पेपर कोड होता है। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए केवल केवल आपको 23 नंबर की क्या होगी बेटा जरूरत पड़ने वाली है। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। प्रारंभिक जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहते हैं, निर्धारित रहते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आवश्यकता अनुसार आप अपने जो उत्तर की पुष्टि है वो रेखा चित्र के द्वारा देंगे, मतलब आप फिगर बना कर देंगे। अब प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख जो है बेटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या रहने वाला है आपका बहुविकल्पी, बोले तो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। सबसे पहले क्या रहेगा बेटा बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। इसमें से आभासी फल नहीं है। सबसे पहले जानते हैं बेटा कि आभासी फल क्या होते हैं। तो वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता बल्कि उसके अतिरिक्त अन्य भागों से होता है, उसे आभासी फल कहते हैं। तो सेब भी एक आभासी फल होता है, बिल्कुल सर जी। स्ट्रॉबेरी भी एक आभासी फल होता है। और आपका जो है बेटा आम भी एक क्या होता है, आभासी फल होता है। लेकिन अखरोट जो होता है ये क्या होता है, वास्तविक फल होता है। क्या होता है, वास्तविक फल होता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण के हेतु प्रारंभक प्रकूट कौन सा होता है। तो होता है AUG होता है, एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन। एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन होता है, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर बेटा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय यानी कि जैव विकसित प्रदूषक है। तो देखिए जो वाहित मल होता है यह प्लास्टिक, ये हमारा जैव निम्नीकरणीय नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। एस्बेस्टॉस भी नहीं होता, ई कचरा भी नहीं होता। लेकिन जो वाहित मल होता है यह हमारा क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि जीव इसे क्या करते हैं कि अपघटित कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गोबर ले लीजिए, गोबर को ले जाइए फेंक दीजिए आप ऐसे ही। उसके बाद देखेंगे तो कुछ दिनों बाद ये जो गोबर होता है वो हमारा विकसित होकर किस में बदल जाता है, खाद के रूप में क्या होता है बेटा परिवर्तित हो जाता है। जो कि हमारे आसपास देखेंगे जो गांव होते हैं वहां के जो किसान होते हैं जिनके पास तबेले होते हैं वो क्या करते हैं गोबरों को इकट्ठा करते हैं और वो गोबर एक दिन सड़कर हमारे खाद के रूप में बदल जाती है और उस खाद का उपयोग हम लोग खेतों में किया करते हैं, है कि नहीं। वैसे अपना जो भारत है ये कृषि प्रधान देश है और कल है बेटा हमारा क्या स्वतंत्रता दिवस। बहुत बढ़िया सर, कल क्या हमारा स्वतंत्रता दिवस। एक दिन तो जितने भी लोग रहेंगे बेटा वो क्या रहेंगे, हम भारत के वासी हैं। दूसरे दिन जैसे ही खत्म हो जाएगा चीजें
आपको देखेंगे तो वो जातियों में क्या होते हैं बेटा, विभाजित हो जाते हैं, ठीक ना। लेकिन हमले क्या करना चाहिए बेटा, एकजुट होके रहना चाहिए, ऐसा मैं कामना करूंगा आपसे, है कि नहीं? लेकिन बेटा कौन ही आजकल बात मान रहा है मेरी, अब बात मानेंगे क्या? अगला यहाँ पे है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है बेटा, कहाँ स्थित है? तो ध्यान देना बेटा, वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ये गलत है यहाँ पे, प्रयागराज नहीं होगा। हमारा घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल लखनऊ में स्थित है। उसके बाद बेटा निश्चित उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे, एक नंबर के रहेंगे। क्या यहाँ पे टेपिडम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो टेपिडम पुष्प के बेटा परागकोश यानी कि एंथर की भित्ति में स्थित होता है, जो कि एक कोश की परत होता है। इसका कार्य ये होता है कि पराग कणों को भोजन प्रदान करना, ये आप नोट कर सकते हैं। पराग कणों को क्या प्रदान करना बेटा? पोषण प्रदान करना। क्लियर है? बिल्कुल। अगला यहाँ पे है ख वाला, क्या बोल रहा है बेटा? मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का बेटा अध्ययन किया था? तो मेंडल ने मटर के जोड़ी में कुल 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। किस पैथोजन कारण हाथी पांव यानी कि हाथी पांव को ही एलिफेंटिएसिस रोग के नाम से जानते हैं, और यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है? तो जो हमारा हाथी पांव होता है, ये जो हमारा पैथोजन होता है, वो पैथोजन फाइलेरिया क्रीमी के कारण होता है, फाइलेरिया क्रीमी कारण होता है। और जो संघ होता है पैथोजन, ये नेमाटोडा संघ से क्या होता है? संबंधित होता है। अगला है आर डीएनए में आर बेटा क्या होता है? तो आर डीएनए में जो आर होता है वो क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट होता है। क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट होता है, यानी कि जो दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है, उसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है गंगा वाला, कि निकेत को परिभाषित कीजिए, यानी कि निस से आप क्या समझती हैं? तो निकेत किसी जीव की वह विशिष्ट भूमिका या कार्य होता है जो वह अपने पर्यावरण में निभाता है, उसे क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। इसमें जीव की आवास स्थिति, आहार, प्रजनन और अन्य जैविक गतिविधियां क्या होती हैं? शामिल होती है। निकेत जीव या उसके पर्यावरण के बीच एक अंतर संबंध को दर्शाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है तीसरा का बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। आईवीएफ और जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? मैंने बोला है कि अगर जन स्वास्थ्य से कोई प्रश्न आएगा, फिर यही बनने वाला है, जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, ये बात ध्यान देंगे। तो जो आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या होता है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। और जिफ्ट का जो पूरा नाम होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। क्या होता है हमारा जिफ्ट का पूरा नाम बेटा? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में भर भर के आता है। अगला है असंग जनन पर एक आपको बेटा टिप्पणी लिखना है। तो असंग जनन क्या होता है? असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? जो केवल एक ही जनक से कोई बच्चा पैदा होगा बेटा, उसे हम लोग असंग जनन कहते हैं। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन होगी, गुरुजी हमारा पड़ोसी तो जब ब्याह किया उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, ये अकेला कैसे बच्चा पैदा करेगा भैया, ये बता दीजिए। तो बेटा आप पेड़ पौधे के नाम सुने हैं? पेड़, पेड़ में सुने हैं? एक पेड़ की टहनी काट लीजिए, वो आप ले जाकर किसी खेत में लगा दीजिए, आप वहां से देखेंगे तो उसमें अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि उसमें से एक कनखा निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन बाद देखेंगे उसमें से एक नया पौधा बन जाएगा। वो हमारा अलैंगिक जनन में ही आता है। क्लियर है ना? हाँ भाई बवाल, ये गुरु जी बवाल कर देंगे, जिसमें बिना निषेचन के ही नए जीव का क्या होता है? विकास हो जाता है। यह प्रक्रिया पौधों में अधिक सामान्य होती है, लेकिन कुछ जानवरों में देखी जा सकती है। अगला बेटा ग वाला प्रश्न है यहाँ पे, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बेटा कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या बेटा 45 होती है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या 47 होती है। मतलब कि टर्नर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, और वहीं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र क्या होती है बेटा? वृद्धि हो जाती है। अगला है अल्कोहल के दुरुपयोग क्या है? अगर आप बेटा, अगर हम आपसे पूछें कि आप गांजा का सेवन कर रहे हैं, तो गांजा पीने के बाद क्या होता है?
आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक कांड हुआ था बेटा, फ्लाइट वाला कांड। फ्लाइट में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस था, तो पता चला कि जो फ्लाइट चलाने वाला बेटा वो गांजा फूक के फ्लाइट चला रहा है। बेटा अगर गांजा फूक के कोई फ्लाइट चलाएगा तो टर्बुलेंस होगा ना। तो उसी प्रकार बेटा जो हमारा शराब पी रहा है, तो ऐसा बोर्ड में पूछा जा रहा है कि क्या क्या स्थिति होगी वहां पे दिक्कतें। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, यानी कि लीवर खराब हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा। आप कहते हैं दिल दे देंगे सनम, बेटा अगर दारू पिएंगे तो दिल ही नहीं रहेगा, तो देंगे क्या हम आपको। उसके बाद बेटा तंत्रिका तंत्र को क्या होगा, नुकसान होगा। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, जैसे अवसाद, चिंता, व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाएगा, रोज गाली गलौज होगा घर में। सामाजिक समस्याएं भी होगी, पारिवारिक विवाद होगा, कार्यस्थल पर समस्याएं होगा, यानी जिसके साथ आप कार्य कर रहे हैं बेटा मारपीट रोज होगा। अगला यहाँ पे जैव विविधता हॉट स्पॉट से आप क्या आशय है, मतलब आप क्या समझते हैं। तो यह पृथ्वी के वे क्षेत्र है जहां जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध होती है, लेकिन ये क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में होते हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जीवों की प्रजातियां विशिष्ट और क्या होती है बेटा, दुर्लभ होती है। उसके बाद क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3-3 नंबर वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मतलब कि परागण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन करने के लिए बोला है। तो जो परागण होता है बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्व होता है, क्या होता है, पर होता है। स्व का मतलब है जो कि खुद के पौधों में परागण क्रिया हो जाए उसे स्व परागण कहते हैं। जो एक पौधे के जो परागण किसी अन्य दूसरे पौधे पर जाकर परागण की क्रिया करेंगे तो उसे पर परागण कहते हैं। और परागण क्या होता है, तो परागकणों का केसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को बेटा परागण कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। यानी कि पहला बेटा क्या होता है, स्वपरागण होता है, जिसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। तो जब एक फूल के परागण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे बेटा स्वपरागण कहा जाता है। अच्छा, पर परागण क्या होता है, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो जब एक फूल के परागण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे बेटा पर परागण कहा जाता है। और याद रखेंगे इसके लिए किसी बाहरी माध्यम जैसे हवा, पानी, कीटों की आवश्यकता होती है। अगला यहाँ पे प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि प्लेसेंटा बेटा क्या होता है। प्लेसेंटा जो होता है यह एक अस्थायी अंग होता है जो कि महिलाओं के पेट में पल रहे भ्रूण को भोजन प्रदान करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बेटा बताया है टेपेटम, अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें जो परागकण होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो टेपेटम उनकी भरपाई करता है जो कि एक कोश की होता है। उसी प्रकार जो महिलाएं होती हैं उनके पेट में पल रहे बच्चे का देखभाल कौन करता है, तो याद ना, प्लेसेंटा करता है। क्लियर है ना, प्लेसेंटा उसे भोजन देता है, पोषण देता है और उसको वायु देता है। यानी प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है और यह माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करता है। प्लेसेंटा हार्मोन भी उत्पन्न करता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने में क्या करता है बेटा, मदद करता है। अगला है अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में अंतर लिखिए कि अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता क्या होती है। तो जब किसी विषम युग्मजी स्थिति में दो एलील एक दूसरे के पूरी तरह प्रभावी नहीं होते हैं, एक मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है। उदाहरण के लिए जैसे गुलाबी फूल वाले पौधे, तो वो अपूर्ण प्रभाविता होता है। सप्रभाविता बेटा क्या होता है, तो जब विषम युग्मज स्थिति में दोनों एलील एक समान रूप से व्यक्त होते हैं तो दोनों लक्षणों को एक साथ देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए एबीओ रुधिर वक्त जो समूह होता है वो सहप्रभाविता होता है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न बेटा क्या है, ध्यान देना, जैव विविधता का महत्व लिखिए। मतलब कि जैव विविधता क्या होता है, आप बेटा महत्व लिखने के लिए बोला हुआ है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहला हेड डालें बेटा जैव विविधता। ये जैव विविधता होता क्या है, बायोडायवर्सिटी, पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों का संरक्षण और यह पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन के लिए आवश्यक होता है। जैव विविधता पर आपको महत्व, सबसे पहला पर्यावरणीय संतुलन के लिए जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्रों के उचित कार्य को बनाए रखने में मदद करती है, जैसे कि जलवायु नियंत्रण, मिट्टी में उप जागरूकता और जलवायु परिवर्तन को रोकना। दूसरा क्या बेटा, आर्थिक योगदान, जैसे कृषि उद्योग और औषधि उद्योग के लिए जैविक संसाधन आवश्यक होते हैं। और जो तीसरा होता है वो किसके लिए बेटा, सांस्कृतिक और आस्थात्मक महत्व, मतलब कि विभिन्न जातियां और समुदाय की जीवन शैली और
आस्थाएं जैविकता से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। अगला और पांचवा का प्रश्न है, देखिएगा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे वर्णन करना है कि मतलब इसकी कितनी विधियां हैं। तो पहला है बेटा स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो ये जैव विविधता संरक्षण की विधियां हैं, मतलब कि जहां पर है उसको वहीं पे संरक्षित कर दीजिए, और हमारा बाह्य स्थानीय मतलब कि उसको लाकर कहीं और पे हमें संरक्षित करना है। यानी कि बात करें तो हम इसमें लिखेंगे यह प्राकृतिक आवासों में प्रजातियों का संरक्षण है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। वहीं वायु स्थानीय संरक्षण की बात करते हैं तो यह प्राकृतिक आवासों के बाहर प्रजातियों का संरक्षण है, जैसे कि वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर। अगला और ख वाला प्रश्न बेटा यहाँ पे, जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन के परिवर्धन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। 3 नंबर का है। तो चलिए जानते हैं बेटा वैक्सीन का उत्पादन। तो जो वैक्सीन का उत्पादन होता है वो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से डीएनए तकनीकी का उपयोग करके सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन को तैयार किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होता है वो हमारा क्या होता है कि वैक्सीन का उदाहरण होता है। जीन चिकित्सा में किस प्रकार से करते हैं, तो अनुवांशिक रोगों के इलाज में दोषपूर्ण जीन को सही जीन में बदलने के लिए हम लोग वैक्सीन का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्किड जो रोग होता है, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के इलाज के लिए किया जाता है। मानव इंसुलिन के निर्माण में भी हम लोग करते हैं वैक्सीन का निर्माण। जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव में जीवाणुओं में मानव इंसुलिन जीन डालकर इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। अगला उदाहरण यहाँ पर है बेटा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा इंसुलिन का उत्पादन। अगला और ग नंबर वाला प्रश्न है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न क्या बेटा, मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का आपको बेटा क्या करना है, उल्लेख करना है। 3 नंबर का है। तो स्मोडियम फॉल्सिपेरम मलेरिया जो कि एक घातक मलेरिया होता है। अगला है प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया जो कि सौम्य तृतीयक प्रकार की मलेरिया होती है। उसके प्रकार है प्लाज्मोडियम मलेरिया जो कि चौथाई मलेरिया होती है, और अगला है प्लाज्मोडियम ओवेल जो कि ओवेल मलेरिया होती है। अगला यहाँ पे मानव में एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति का आपको बेटा वर्णन करने के लिए बोला है कि किस प्रकार से होता है। तो मानव में एबियो रुधिर वर्ग 3 एलील आई ए आई बी आई द्वारा निर्धारित किया जाता है। आई ए और आई बी बेटा सप्रभावित होता है, जबकि आई अप्रभावी होता है। विभिन्न जीनोटाइप 4 रक्त समूह ए बी और ओ में जन्म देते हैं। जैसे एबीओ रक्त समूह प्रणाली में 3 प्रकार के एलील होते हैं, आई ए आई बी और आई, ये तीनों मिलकर एबीओ रुधिर वर्ग बनाता है। आई ए आई बी में आई एलील क्या होता है, रिसीविव होता है, और रक्त समूह बी के लिए जीनोटाइप आई बी या आई बी आई हो सकता है, और रक्त समूह ए बी के लिए आई ए आई या फिर ओ के लिए जीनोटाइप डबल आई होता है। अगला छठा का है यहाँ पे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। भ्रूण कोष पर टिप्पणी करना है, और अगला यहाँ पर एक और है, और वो हमारा है विपुंसन। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है भ्रूण कोष। ये भ्रूण कोष होता क्या है, तो भ्रूण कोष फूल के अंडाशय में स्थित एक संरचना होती है जो मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम लोग भ्रूण कोष की स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, तो यह आमतौर पर 7 कोशिकी और 8 न्यूक्लियस से बना होता है। इसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती है, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं और 1 केंद्रीय कोशिका होती है। इसका वर्क की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो इसका जो कार्य होता है, अंड कोशिका निषेचन के बाद युग्मन बनाती है, वहीं पे केंद्रीय कोशिका दोहरे निषेचन के बाद एंडोस्पर्म बनाती है। अगला है बेटा क्या है, विपुंसन। क्या है विपुंसन, ये विपुंसन क्या होता है, ध्यान देना। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूल के परागकोशों को कलिका अवस्था में ही हटा दिया जाता है ताकि स्वपरागण को रोका जा सके, और यह आमतौर पर संक्रमण रोकने में किया जाता है। छठा वाला है मानव में भ्रूणी परिवर्धन से क्या अभिप्राय है, मतलब आप क्या समझते हैं। तो मानव में भ्रूणी परिवर्धन से तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास और वृद्धि की प्रक्रिया से है। इसमें निषेचन से लेकर जन्म तक के सभी चरण शामिल होते हैं, जिसमें अंगों का निर्माण और शारीरिक कार्यों का क्या होता है बेटा, विकास होता है। अगला और ग वाला सवाल है यहाँ पे, सीकल सेल एनीमिया यानी दांत रोगता कोशिका अरक्तता पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी देना है। तो सीकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें
लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार के बजाय अर्धचंद्राकार या सिकल आकार की हो जाती हैं और यह असामान्य आकार यानी कि ऑक्सीजन ले जाने और उनकी क्षमता को कम कर देता है और रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा हो सकता है, जिसमें दर्द, एनीमिया और जटिलताएं शामिल होती हैं। अगला घ वाला है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का आपको बेटा वर्णन करना रहेगा। तो बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव ही जैविक पदार्थों को ऐसे रासायनिक परिवर्तनों से गुजरने में मदद करते हैं जिसमें बायोगैस उत्पन्न होता है। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अन्य गैसों का मिश्रण होता है और इसका उत्पादन जैविक पदार्थों के अपघटन के दौरान होता है। ये फिगर आप अगर बनाना है बेटा बना सकते हैं। अब सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन के 3 चरण होते हैं। पहला होता है हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है एसिडोजेनेसिस और तीसरा होता है मिथेनोजेनेसिस। मैं ये नहीं कहूंगा आप इसको लिखिए, क्योंकि आप इसको बेटा क्या करिएगा, एक बार देख के तैयार कर लेंगे, याद हो जाएगा। अगला यहाँ पे बेटा विशुद्ध में मनुष्य में मादा जनतंत्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ मादा जनतंत्र के बारे में बोला है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फिगर आप सेम टू सेम फिगर बनाइएगा जो आपको फिगर दिख रहा है। तो ये तो आपका गर्भाशय होता है, ये फैलोपियन नलिका होती है, ठीक है ना। ये आपको सर्विक्स बोला जाता है। हाँ, ये आपका क्या होता है बेटा, अंडाशय होता है और ये क्या होती है, फिब्री होती है। तो मानव मादा प्रजनन प्रणाली में अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और ग्रीवा और योनिस क्या होती है, शामिल होती है। अगर हम लोग एक एक की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अंडाशय, तो ये प्राथमिक मादा जनन अंग होते हैं जो अंडाणु और मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करते हैं। फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये अंडाशय को गर्भावस्था से जोड़ने वाली नलिकाएं होती हैं और निषेचन आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। गर्भाशय की बात करते हैं तो यह एक पेशी अंग होता है जहां निषेचित अंडा प्रत्यारोपित होता है और भ्रूण क्या होता है बेटा, विकसित होता है। वही अगर हम लोग गर्भाशय ग्रीवा की बात करते हैं, यह गर्भाशय ग्रीवा का निचला हिस्सा होता है जो हमारे विजाइना में जाकर खुलता है। और विजाइना की बात करें तो यह एक पेशी नलिका होती है जो गर्भावस्था को, ग्रीवा को बाहरी जनन अंगों से जोड़ने का काम करती है। ये नहीं आ रहा है तो थोड़ा में एक हम आपको दे रहे वर्क, आप लोग होम पर करिएगा खुद से कि पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं की आपको बेटा व्याख्या करना रहेगा। और मैं आप सभी से बता दूं कि आप लोगों को बेटा अनसॉल्व पेपर बिल्कुल फ्री में आपको एसकेएम स्टडी द्वारा दिया जा रहा है। पिछले 4, 5, 6 सालों का बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। कैसे डाउनलोड करना है, आपको पीडीएफ पूरी किताब की अनसॉल्व पेपर की गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आएंगे अपना मोबाइल नंबर डाल के, यहाँ पे अनसॉल्व पेपर का बेटा आपको दिखाई देगा ऑप्शन, यहाँ पे क्लास 12th अनसॉल्व पेपर बुक, क्लास 10th अनसॉल्व पेपर बुक जाकर डाउनलोड कर सकते, चाहे आप आर्ट से या साइंस से, कोई इशू नहीं होने वाला है। और आशा करते बेटा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।